हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं दूसरा लेक्चर। एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था, परसों हमने एक लेक्चर उस पर दिया था। तो आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो एमसीक्यू सीरीज़ है ये किस पे है? लाइट पे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम देखेंगे एक दो क्वेश्चन इसमें आते ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। So the first question is focal length of plane mirror is। प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ है ये किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है इनफिनाइट, क्योंकि फोकल लेंथ जो है प्लेन मिरर का आता है इनफिनाइट। और इसका पावर अगर हम देखेंगे, पावर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसका आंसर आएगा इनफिनाइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज कॉल्ड। जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। ठीक है, लेकिन अब अगर अर्थ मून और सन के बीच में आएगा तब हम उसको बोलते हैं ल्यूनर इक्लिप्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सोलर इक्लिप्स। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज इक्वल टू, पहले हम देखेंगे कि ये मैग्निफिकेशन क्या हो गया। मैग्निफिकेशन हम m से डिनोट करते हैं। इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है और इमेज जो बन रही है इस ऑब्जेक्ट की, उसकी हाइट कितनी है। लेकिन प्लेन मिरर का जो ये लीनियर मैग्निफिकेशन आता है ये किसके बराबर आता है? 1, क्योंकि प्लेन मिरर जो भी इमेज बनाता है उसकी हाइट किसके बराबर होती है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो इसका लीनियर मैग्निफिकेशन किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1। ओके, न्यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड नियॉन लैम्प। नियॉन लैम्प को किसने इन्वेंट किया? इसका आंसर है जी क्लैडी। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड ऑफ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय। स्पीड ऑफ लाइट किसने पहले मेजर की थी? न्यूटन ने की थी क्या, आइंस्टाइन, रोमर और डी ब्रॉगली? इसका जो आंसर है दैट इज रोमर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड एट। क्वेश्चन बोल रहे हैं जब कनकेव मिरर, ठीक है, सपोज दिस इज कनकेव मिरर, अब अगर इमेज ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे बनती है? तो इमेज बनती है उस टाइम इन्फिनिटी पे। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, इन्फिनिटी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप। इनमें से कौन सा मिरर यूज होता है पेरिस्कोप बनाने के लिए? तो इसका आंसर है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इज यूज्ड इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो है ये कहाँ पे यूज होता है? सबमेरीन में। ठीक है, ओके। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर इट इज फोकल लेंथ इज। क्वेश्चन है कि अगर कोई भी मिरर, यहाँ पे लिखा है कन्वर्जिंग मिरर, यहाँ पे लिखा है कन्वर्जिंग मिरर, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको हम डिनोट करते हैं आर से, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? उसी कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ। देखो गाइस, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन है, आर इज इक्वल टू 2f। ये हर एक मिरर के लिए सेम ही है, चाहे कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो। ठीक है, अगर हम f निकालेंगे यहाँ से, f आएगा r/2 इज इक्वल टू f। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया गया है, 2 1 are 2 15 r, दैट इज इक्वल टू f। तो f का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 15। तो इसका आंसर क्या आएगा? हेंस द आंसर इज 15 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। इनमें से कौन सा मिरर यूज होता है एज शेविंग मिरर? तो आंसर आएगा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। ओके,
व्हेन अ बीम ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम आंसर है ऑप्शंस आर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट गोज अनडिवेटेड, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। देखो जब भी कोई लाइट मूव करेगी फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके देखो अब अगर क्वेश्चन ऐसा होगा कि इफ ए लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तब क्या होगा, तब जो ये रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे हैं, रिफ्रैक्टेड, ये बेंड करती हैं टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो ये कोई मीडियम है, ये डेंसर, ये रेयरर मीडियम है बाहर, तो ये अंदर डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब कोई इफ दिस इज नॉर्मल, ठीक, अब कोई इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, यहाँ से, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी, ये रेयरर से जब डेंसर पास हो जाएगी तो ये बेंड टुवर्ड्स करेगी नॉर्मल, ठीक है, यहाँ से जाएगी। अब अगर कोई मीडियम, फॉर एग्जांपल दिस इज डेंसर, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे रेयरर है, दिस इज नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे आ रही है, ये डेंसर है, कहाँ जा रही है, जाएगी रेयरर, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है। ओके तो इसका आंसर क्या आएगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रहा है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस इफेक्ट से होता है, हमें पता ही है, इट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीजेस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीजेस बाय डैश डैश मिनट्स ड्यू टू एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से एक और इफेक्ट होता है, एडवांस्ड सनराइज और डिलेड सनसेट। मतलब सनराइज में वो पहले ही निकलता है और जब सनसेट होता है तो उसको टाइम लगता है। तो ये बोल रहा है कि कितने मिनट्स का फ़र्क होता है, मतलब टोटल एक दिन में कितने मिनट्स का इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो किसके बराबर है, आंसर आएगा 4 मिनट्स, ठीक है। ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन, ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किस बेस पे काम करता है, क्या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे, क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो इसका आंसर आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहली कंडीशन जो ये है कि जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट, इट शुड मस्ट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है, तभी TIR हो सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज, जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ड्यू टू कोलाइडल पार्टिकल्स से तो उसको हम बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इंडिया में जो नेशनल साइंस डे है वो कब मनाया जाता है, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 Feb। ओके विच among the following have highest wavelength, देखो ये स्पेक्ट्रम ये इसका आंसर देने से पहले हम स्पेक्ट्रम के बारे में जान ले पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से मैं आपको सब समझाऊंगा कि आंसर कैसे देना है। देखो अगर हम पहले विजिबल जो है, विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट में वो वाइट लाइट जो है वो खुद 7 कलर्स की बनी होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। देखो अब अगर हम वायलेट से रेड तक जाएंगे, वायलेट से रेड, वेव गाइड जिसको हम बोलते हैं, वायलेट से रेड अगर हम जाएंगे तो वेव लेंथ इंक्रीज होती है, वेव लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि वायलेट की सबसे कम वेव लेंथ है और रेड की जो है वेव लेंथ सबसे ज़्यादा और वेव लेंथ की सबसे वायलेट की सबसे कम है, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि ऑर्डर रिवर्स होता है, इसका मतलब रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम है
और वायलेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। दो कंसेप्ट, पहला मैंने बोला कि जब हम वायलेट से रेड तक जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी में उसका उल्टा होता है, मतलब रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम और वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। हो गए ये दो। और एक है एनर्जी पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो एनर्जी जो है E इज इक्वल टू एच न्यू, एच को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट को न्यू करता है डिनोट फ्रीक्वेंसी। मतलब एनर्जी जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। अब जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी उसी की सबसे ज़्यादा ही होगी। अभी मैंने बोला कि जब हम रेड से वायलेट जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और वायलेट से जब रेड जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होते हैं। तो जब हम रेड से वायलेट जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, मतलब वायलेट की जो है ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होगी और एनर्जी भी सबसे ज़्यादा इसी की होगी, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ किसकी है सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड की है, ठीक है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड की है। विच अमंग द फॉलोइंग है हाईएस्ट एनर्जी, अब एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी किसके पास ज्यादा है, वायलेट के पास, तो एनर्जी भी उसी के पास ज्यादा होगी। और एक है विच अमंग द फॉलोइंग है लॉन्गर वेवलेंथ, अब लॉन्गर वेवलेंथ गामा रेज की सबसे ज्यादा है, एक्स रेज, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम यहाँ पे देख लेंगे। देखो इसमें क्या आता है, पहले गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, फिर आता है विजिबल, फिर आता है इंफ्रारेड, उसके बाद आता है माइक्रोवेव्स एंड लास्ट में आता है रेडियो वेव्स। जब हम गामा रेज से रेडियो वेव्स तक जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीजेस, और फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे भी रिवर्स होगा, मतलब जब हम रेडियो वेव्स से गामा रेज तक जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम होगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी गामा रेज की सबसे ज़्यादा होगी, इसका मतलब गामा रेज के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी भी होगी, ठीक है। वेवलेंथ किसके किसके पास ज़्यादा होगी, रेडियो वेव्स के पास, और वेवलेंथ गामा रेज के पास सबसे कम होगी, लेकिन रेडियो वेव्स के पास फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट होगी, गामा रेज के पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और एनर्जी भी गामा रेज के पास सबसे ज़्यादा होगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, विच अमंग द फॉलोइंग है लॉन्गर वेवलेंथ। अब वेवलेंथ गामा रेज से रेडियो वेव्स तक वेवलेंथ इंक्रीज होती है, तो मतलब रेडियो वेव्स जो है इसके पास सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी। अब अगर क्वेश्चन ये होगा कि फ्रीक्वेंसी किसके पास सबसे ज़्यादा होगी, तो गामा रेज, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो गामा रेज आएगा, और अगर एनर्जी की बात करेंगे किसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो वो भी गामा रेज के पास ही है। ओके, आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।